नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चंस। जी हाँ, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, चाहे रेलवे के एग्जाम हो और भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिनमें साइंस पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और जिस भी प्रश्नों के आंसर आपसे आ रहे हो वो कमेंट बॉक्स में आप उनको लिखकर बताइए, जिससे आपका रिविजन भी हो जाएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न। घातक रक्ताल्पता एनीमिया विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B12 या B12, विटामिन B12 की कमी के कारण। एनीमिया किसकी कमी के कारण हो जाता है? विटामिन B12 की कमी के कारण, जो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, विटामिन B12। अगला प्रश्न है, ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है। ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है, बताइए ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है किसमें होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है स्टील में। ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? स्टील में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टील। अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है किस पर? ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है एसी पर। किस पर काम करता है? एसी पर काम करता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के साथ कार्य करता है, क्योंकि यह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, जिसे बदलते फ्लक्स की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है? लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्घ्य, उपरोक्त सभी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी में भिन्न है। तो लाल रंग, नीला रंग, आवृत्ति, आयाम और तरंगदैर्घ्य सभी में भिन्न होता है, क्योंकि ये सभी प्रकाश के रंग के गुणधर्म हैं। अगला प्रश्न है, जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है। जूल प्रति सेकंड शक्ति की इकाई है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? क्योंकि क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है। क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब पानी के क्वथन को अधिक ताप पर होने देता है, जिससे खाना तेजी से पकता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है क्या? कोई भी कार्य नहीं करता है। कोई भी कार्य नहीं होता है। दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, इसलिए वहां कोई भी कार्य नहीं होता है। तो कार्य तभी होता है जब बल की दिशा में विस्थापन हो, और दीवार को विस्थापित करने में असफल रहने पर विस्थापन शून्य हुआ, इसलिए कोई भी कार्य नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25% बढ़ाना होगा उसका दाब। कितना बढ़ाना होगा? 25% बढ़ाना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? समान विमीय सूत्र नहीं है किन भौतिक राशियों के? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बल एवं दाब। बल एवं दाब के विमीय सूत्र क्या नहीं है? समान नहीं है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बल एवं दाब। बल का विमीय सूत्र कितना होता है? mL/T-2, mL/T-2, और दाब का होता है mL-1T-2। के विमीय सूत्र समान नहीं होते, जबकि अन्य युग्मों के समान है, जैसे कार्य और ऊर्जा का समान है, आवेग और संवेग के समान है, भार और बल के विमीय सूत्र समान है, लेकिन बल और दाब के अलग अलग है। अगला प्रश्न है, आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी बोलता है। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आर्क वेल्डिंग में सामान्य रूप से आवश्यक डीसी वोल्टता कितनी है? 50 से 60 वोल्ट के बीच रहता है। कितना? 50 से 60 वोल्ट। अगला प्रश्न है, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या है? शून्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्य है। शून्य है। अगला प्रश्न है, जब पानी जमता है तो घनत्व, जब पानी जमता है तो घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। घनत्व घट जाता है। अगला प्रश्न है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है, स्थिर होता है, वह दिशा है उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है।
1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं। दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लंबाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों पार नहीं कर सकती। ऑप्शंस आपके सामने बताइए, यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक्स किरणें हैं जो मानव हड्डी को पार नहीं कर सकती। किसको नहीं कर सकती? मानव अस्थि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ऐसा इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई बताइए, यूनिट। लेंस की शक्ति की ऐसा यूनिट डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर है लेंस की क्षमता की इकाई। अगला प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? कैमरे में प्रयोग किया जाता है उत्तल या कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल या कॉन्वेक्स लेंस। अगला प्रश्न है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है क्या? ऐसे पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा पारगम्यता। पारगम्यता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारगम्यता। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे होती हैं लंबवत। ध्वनि तरंगे हैं लंबवत। ध्वनि तरंगे लंबवत तरंगे होती हैं या अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, जिसके माध्यम से कण तरंग की गति की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप है। एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप है। राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 टू द पावर 16 मीटर। 10 टू द पावर 16 मीटर। यहाँ ऑप्शन यहाँ मिस्टेक है, 10 टू द पावर 16 मीटर है। अगला प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय होगा कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। 4 गुनी लंबाई का जाए तो लोलक झूलने का समय कितना होगा? दुगना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उन्नतोदर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सकती है? कहाँ रखना चाहिए? फोकस की दुगनी लंबाई पर रखनी चाहिए। फोकस की दुगनी लंबाई पर। अगला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह क्या? एक न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है ये। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संहति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संहति। अगला प्रश्न है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं क्यों रुक जाती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा घर्षण बल के कारण। घर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है। भीतर की ओर झुकता है। अगला प्रश्न है, कुंडली में प्रेरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपातिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, कुंडली के जरिए चुंबकीय गोलक की परिवर्तन दर। कुंडली के जरिए चुंबकीय गोलक की परिवर्तन दर के समानुपातिक है। अगला प्रश्न है, विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर है। अगला प्रश्न है, रेटिना के बीच में एक वृत्ताकार स्थान होता है जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? पीत बिंदु। जिसे कहा जाता है पीत बिंदु। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस का उपयोग आंख के निम्नलिखित दोष के निवारण के लिए होता है। ऑप्शंस आपके सामने बताइए। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्टेंड। ऑप्शन ए, ऑस्टेंड। अगला प्रश्न है,
एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे, त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तब व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा निम्न रूप में प्राप्त करती है। आंसर क्या हो जाएगा? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर का, हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है आर्द्रता मापने के लिए। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है कनकेव लेंस द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कनकेव या अवतल लेंस के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? तो पोटेशियम, पोटेशियम आसानी से जल के साथ अभिक्रिया कर सकती है। अगला प्रश्न है, फिटकरी इसका एक उदाहरण है। फिटकरी द्विक्लवण, द्विक्लवण का एक उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विक्लवण का उदाहरण है। इसमें अलग अलग दो लवण होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूल सूत्र बताइए। पोटेशियम नाइट्रेट का आणविक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, KNO3, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तेल में रखना आवश्यक किसको होता है? पोटेशियम को, पोटेशियम को तेल में रखना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए खालिस्तान की भाप के साथ अभिक्रिया करती है। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया करती है। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आयरन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरन। अगला प्रश्न है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड प्लस पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है Fe2O3, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन सी, FeSO4 × 7H2O। अगला प्रश्न है, जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तब क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और लोह क्लोराइड तैयार होता है। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब हाइड्रोजन गैस और लोह क्लोराइड तैयार होता है। अगला प्रश्न है, आयरन की वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? आयरन की वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, Fe2O3, ऑप्शन सी, Fe2O3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, खालिस्तान का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, Fe या आयरन। तो आयरन का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। अगला प्रश्न है, लौह जंग का रंग खालिस्तान है, लौह जंग का रंग खालिस्तान है। तो राइट आंसर हो जाएगा लाल भूरे रंग का, लाल भूरे रंग का। अगला प्रश्न है, फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र, फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र है ऑप्शन बी, FeCl2, FeCl2 फेरस क्लोराइड। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और एक सफेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सफेद। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसमें MgCl2 विलेय है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल में। ऑप्शन डी जल में विलेय या घुलनशील है। अगला प्रश्न है तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? तांबा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसएन या तांबा। तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए एसएन टिन को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? एसएन टिन को जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है एमजीओ का विलयन होता है। एमजीओ का विलयन होता है क्षारीय। कैसा विलयन होता है? क्षारीय विलयन होता है। अगला प्रश्न है लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है? लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब तब लेड क्लोराइड निर्मित होता है। लेड क्लोराइड निर्मित होता है। अगला प्रश्न है पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल रहती है। इसका कारण है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसकी अत्युच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? सबसे कम अभिक्रियाशील है ऑप्शन बी पारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारा। अगला प्रश्न है क्विक सिल्वर क्या है? क्विक सिल्वर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारा Hg। अगला प्रश्न है थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करें। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए तरल धातु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु पारा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो द्रव अवस्था में एकमात्र धातु होती है, वो होती है पारा या मरकरी Hg। अगला प्रश्न है लोहा या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गैल्वनीकरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैल्वनीकरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Au। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Au सबसे तन्य धातु। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्योंकि कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है जिंक। अगला प्रश्न है कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है। अगला प्रश्न है जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और कोमल है? लचीला और कोमल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा। तांबा लचीला और कोमल है। अगला प्रश्न है तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर खालिस्तान का विस्थापन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तांबा या कॉपर का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तांबा का। अगला प्रश्न है जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोते हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अगला प्रश्न है गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। कौन सी गैस विकसित होती है? हाइड्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है भोजन के बर्तनों पर टिन की परत लगाई जाती है जिंक की नहीं क्योंकि जिंक टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए Zn। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Zn जिंक धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। अगला प्रश्न है
ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं द्रवीकरण। क्या कहा जाता है? द्रवीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम खालिस्तान के ऑक्साइड के रूप में होता है। राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CO2 प्लस H2O। क्या प्राप्त होता है? CO2 प्लस H2O। अगला प्रश्न है, मीथेन के अणुभार की गणना करें। मीथेन के अणुभार की गणना करें तो मीथेन का अणुभार कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। अणुभार की गण मीथेन का अणुभार कितना होता है? 16 होता है। कार्बन का होता है 12, 4 हाइड्रोजन तो 4 तो 12 4 16 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज के बारे में सही नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीज एक विद्युत धनात्मक तत्व है। तो ये कथन सही नहीं है। ठीक है, तो मैग्नीज विद्युत धनात्मक नहीं है, बल्कि मैग्नीज मिश्र धातु तांबा, मैग्नीज और निकल का उपयोग हीटिंग तत्वों में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सॉरी। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लेटिनम। सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं में से एक है, इसलिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु है तो राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिथियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती कौन सी धातु? तो राइट आंसर हो जाएगा रजत प्लेटिनम। रजत प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा इसका रजत प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन पिघल जाएगा? हथेली पर रखने से कौन पिघल जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा Ga और Cs। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। Ga गैलियम और Cs सीजियम। तो गैलियम और सीजियम हथेली पर रखने पर पिघल जाएंगे, क्योंकि इन धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि हथेली पर रखने पर ये पिघल जाएंगे, इसलिए। अगला प्रश्न है, खालिस्तान धातु का क्षय नहीं होता। खालिस्तान धातु का क्षय नहीं होता किन धातु का नहीं? तो प्लेटिनम का नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेटिनम धातु का क्षय नहीं होता। अगला प्रश्न है, खालिस्तान धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है तो कौन? गैलियम पिघल जाती है। गैलियम और सीजियम अभी पढ़ा था ना, गैलियम। अगला प्रश्न है, यदि आप अपनी हथेली पर खालिस्तान धातु रखेंगे तो वह धातु पिघल जाएगी। कौन सी धातु पिघल जाएगी? गैलियम। Ga गैलियम धातु पिघल जाएगी। अगला प्रश्न है, टंगस्टन का गलनांक। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर हो जाएगा 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? स्वच्छ ईंधन का गुण प्रदूषण मुक्त। प्रदूषण मुक्त। अगला प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, खालिस्तान का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एथेनॉल का। एथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीतल के घटक क्या है? पीतल के घटक क्या है? तो तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता पीतल के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वह है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया। अगला प्रश्न है, दालों से हमें प्राप्त होता है। दालों से हमें प्राप्त होता है प्रोटीन। दालों से हमें प्राप्त होता है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दूध से दही जमता है बैक्टीरिया द्वारा। बैक्टीरिया द्वारा। बैक्टीरिया द्वारा। अगला प्रश्न है, मशरूम में बहुतायत में मिलता है
मशरूम में बहुतायत में मिलता है, क्या मिलता है? प्रोटीन। मशरूम में बहुतायत में क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। अगला प्रश्न है, पालक की पत्तियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पालक की पत्तियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। पालक की पत्तियों में पाया जाता है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में मिले है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो जल में मिले है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन सा विटामिन जल में मिले है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हमने पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं साइंस के। प्रश्नों को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि लेवल कितना हाई था। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल्स को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए जिससे वो भी वीडियो का लाभ ले सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।